नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर हंसा शर्मा। आज हम कक्षा 12th समाज शास्त्र का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर है 7th चैप्टर, सामाजिक असमानता के विभिन्न स्वरूप। तो देखिए बच्चों, सामाजिक असमानता हम किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार की जो समाज में विभिन्नता देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है, उसे हम सामाजिक असमानता कहते हैं। हमने जो पिछली कक्षा है उसमें भौगोलिक अ, विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से हमारा समाज भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न संस्कृति रखता है और विभिन्न भौगोलिक स्वरूप रखता है। और उसके बाद आज हम जो देखेंगे वो जनसंख्या की दृष्टि से और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से जो समाज में विभिन्नता है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो विभिन्नता से तात्पर्य होता है असमानता। जो असमानता हमें दिखाई देती है लोगों में लैंगिक रूप से, आयु के संबंध में, या फिर वैवाहिक स्थिति की दृष्टि से, या शारीरिक रूप से, या संस्कृति की दृष्टि से, जो हमारे आसपास जो भी असमानताएं हम देखते हैं वो विभिन्नता का स्वरूप लिए हुए होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। ये आपकी कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इससे बहुत लाभ होने वाला है। तो शुरू करते हैं। जो सामाजिक असमानता है इसका तात्पर्य होता है कि दो भिन्न इकाइयों की आपस में तुलना करना। कोई भी जो भिन्न इकाइयां होगी, इसमें हम लैंगिक भिन्नता भी ले सकते हैं, वैवाहिक स्थिति के आधार पर हम देख सकते हैं। अर्थात जो भी समाज में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है उनकी दो इकाइयों के मध्य हम तुलना करते हैं, तो ये भिन्न इकाइयों की तुलना हमें दिखाई देती है, वो विभिन्नता का स्वरूप होगा। और इसके जो आधार हो सकते हैं, जो विभिन्नता के आधार हम देख सकते हैं, वो है, पहला है लैंगिक विभिन्नता, आवास के आधार पर विभिन्नता, और आयु के आधार पर विभिन्नता, परिवार के आधार पर, शिक्षा और व्यवसाय, जाति, भाषा, परिवार और परिस्थिति, इन सब के आधार पर समाज में विभिन्नता पाई जाती है। हम लैंगिक की बात करते हैं। लैंगिक के आधार पर स्त्री और पुरुष की जो विभिन्नता होती है, लैंगिक आधार पर कौन सी विभिन्नता होती है? स्त्री पुरुष की। अर्थात ये स्त्री है, ये पुरुष है, जो हम विभिन्नता बता देते हैं कि स्त्री का जो कार्य है वो बिल्कुल अलग निश्चित किया जाता है और जो पुरुष होते हैं उनका कार्यक्षेत्र अलग निश्चित किया जाता है, और पूरे समाज में स्त्री और पुरुष की एक पहचान होती है। तो ये स्त्री और पुरुष में जो विभिन्नता दर्शाई गई है, हम उसे किस में शामिल करेंगे? उसे हम करेंगे लैंगिक विभिन्नता में। अगला जो स्वरूप आता है वो है आवास संबंधी विभिन्नता। लोग जहाँ रहते हैं, अर्थात कोई गाँव में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई किसी औद्योगिक क्षेत्र में रहता है, कोई जंगलों में निवास करता है, जाति जनजातीय क्षेत्रों में। तो आवास के आधार पर कोई कच्चे मकानों में, झोपड़ियों में रहता है और कोई पक्के मकानों में या बड़े बंगलों में रहता है। तो इस तरह की जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ये भी हमारे जीवन स्तर को निर्धारित करती है। तो आवास संबंधी विभिन्नता की वजह से भी हमें विभिन्नता के विभिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। अगला जो आता है वो है आयु संबंधी विभिन्नता। आयु के आधार पर हम ये देखते हैं कि कई छोटा बच्चा हो सकता है, बालक हो सकता है, या फिर कोई युवा हो सकता है, प्रौढ़ हो सकता है, और एक वृद्ध हो सकता है। तो ये इस तरह की जो विभिन्नता हमें देखने को मिलेगी, कोई बालक है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, तो इन सब की विभिन्नताओं को हम आयु संबंधी विभिन्नता में बांट सकते हैं। और अगला जो आता है वैवाहिक स्थिति के आधार पर जो विभिन्नता होगी। तो वैवाहिक स्थिति के आधार पर सामाजिक विभिन्नता को कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें ये होता है कि कोई मैरिटल होता है, अर्थात जो शादीशुदा है या फिर अविवाहित व्यक्ति है, तो उसकी समाज में अलग तरह की विभिन्नता देखने को मिलती है। और अगला आता है शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर कोई अगर निरक्षर है या कोई साक्षर है, तो उनकी परिस्थिति भी अलग होगी और वो समाज में विभिन्नता को प्रदर्शित करेंगे। और कोई बहुत अधिक पढ़ा लिखा है तो वो अलग होगा। तो साक्षरता के आधार पर भी हम समाज की विभिन्नताओं को देख सकते हैं। और कोई भी देश या कोई भी राज्य है, कितना प्रतिशत वहाँ साक्षरता पाई जाती है और कितनी प्रतिशत कम साक्षरता पाई जाती है। साथ ही हम ये तुलना कर सकते हैं कि कितनी प्रतिशत महिलाएं वहाँ साक्षर है और कितनी प्रतिशत पुरुष वहाँ पर साक्षरता है।
और साथ ही साथ वहाँ की साक्षरता में हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों में अंतर कितना है, महिला और पुरुष की जो साक्षरता है उनमें कितना अंतर पाया जाता है, ये भी हमें शिक्षा की दृष्टि से विभिन्नता के स्वरूप में देखने को मिलता है। फिर हम व्यवसाय के आधार पर बांट सकते हैं। व्यक्ति जो भी व्यवसाय करता है, जो आजीविका कमाने के लिए कोई व्यक्ति जो प्रयास करता है, वो व्यवसाय कहलाता है। तो व्यवसाय के आधार पर भी कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में कार्यरत है और कितने लोग हैं जो गैर सरकारी नौकरियों में कार्यरत है, या फिर कोई उद्योगों में लगे हुए हैं, या अन्य जो सीमांत कृषक है या फिर मजदूरी करते हैं, इस तरह के लोग कितने हैं। तो इनके आधार पर भी हम व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन कर सकते हैं, और ये भी हमारी असमानता को प्रदर्शित करने वाला एक आंकड़ा है। और एक है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के आधार पर भी हम क्या करते हैं, समाज को असमानताओं के स्वरूपों में विभक्त कर सकते हैं कि कौन-कौन सी जातियां हैं जो उच्च जातियों की श्रेणी में आएगी, और कौन सी जातियां हैं जो निम्न श्रेणी में आएगी, और मध्यम दर्जे की कौन सी जातियां होगी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि प्रकार की जो समुदाय होंगे या आदि प्रकार की जो जातियां होंगी, तो किन-किन जातियों को हम इन 3 भागों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से ये भी हमारी असमानता के स्वरूप को प्रदर्शित करने वाला एक तथ्य है। साथ ही साथ जो भाषा है, किस क्षेत्र में कौन-सी भाषा बोली जाती है। भाषाएँ बहुत सारी है, लेकिन संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और 22 से पहले 18 भाषाएँ मान्य थी, लेकिन अब वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो किस क्षेत्र में कौन-सी भाषा बोली जाएगी, ये भी उस क्षेत्रीय विभिन्नता को प्रदर्शित करने वाला एक फैक्ट है। और फिर है परिवार। परिवारों की स्थिति क्या रहेगी? गाँवों में कैसे परिवार होंगे? शहरों में किस तरह से परिवार होंगे? जॉइंट परिवार या संयुक्त परिवार कितने होंगे? और साथ ही साथ एकाकी परिवार कितने होंगे? ये भी विभिन्नता को प्रदर्शित करने वाला एक आंकड़ा है। तो परिवारों की स्थिति क्या रहेगी? और साथ ही साथ मातृसत्तात्मक होंगे या पितृसत्तात्मक परिवार होंगे? ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है। फिर आती है परिस्थिति। परिस्थिति मतलब जो समाज में पद प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को समाज में कोई ना कोई पद मिलता है, और वो पद क्या कहलाता है? परिस्थिति। और परिस्थिति के आधार पर उसकी भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति इस पद पर रहते हुए कौन-कौन सी भूमिकाएं निर्वाह करेगा। तो व्यक्ति की जो परिस्थिति होगी, अर्थात व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जिस पद पर रहते हुए कार्य कर रहा है, वो किस प्रकार की होगी, किस उच्च पद पर है, या कोई निम्न पद है, या कोई मध्यम वर्ग का पद है, या फिर जो हमारे परिवार द्वारा हमें प्रदत्त किया गया है, किसी का पिता होना, भाई होना, बेटा होना, मामा होना, भांजा होना, जो भी हम हैं, जिस पद से हमें हमारी पहचान है, तो वो उसके उस पद पर रहते हुए हम जो कार्य कर रहे हैं, वो किस प्रकार से है, तो ये चीजें हमें अन्यों से अलग कर देता है। तो ये भी एक असमानता का महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर है कि सामाजिक जो असमानता है, वो उसका आधार जो होगा वो कैसा होगा? सामाजिक होगा। इसका आधार होगा सामाजिक। किसी भी प्रकार की सामाजिक असमानता कहाँ पाई जाएगी? समाज में पाई जाएगी। चाहे वो लैंगिक आधार पे हो, चाहे वैवाहिक आधार पर हो, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, या फिर किसी भाषा, परिवार, परिस्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार से हो। जो असमानता होगी वो कैसी होगी? सामाजिक होगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो घटक घटित हो रहे हैं वो कहाँ पर है? ये समाज में पाए जाते हैं। इसलिए असमानता भी कहाँ मिलेगी हमें? समाज में मिलेगी। इसलिए असमानता की प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत में जनांगीय विभिन्नता है, वो कहाँ-कहाँ पाई जाती है। तो देखो, सबसे पहले स्त्री पुरुष का जो अनुपात है, स्त्री पुरुष के अनुपात के साथ भी जनांकीय की विभिन्नता देखने को मिलती है। हमारे अगर देश की हम बात करते हैं, तो जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत है, वो कौन-सा देश है? दूसरा देश है। भारत का स्थान जनसंख्या की दृष्टि से कौन-सा है? दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है? प्रथम स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से चीन को रखते हैं। तो प्रथम, फर्स्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया चीन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, और दूसरे स्थान पे आ गया
भारत है। और भौगोलिक दृष्टि से हम बात करते हैं, जिसमें हम क्षेत्रफल की बात लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में किस स्थान पर आता है, तो वो आ जाता है 7वां स्थान है हमारे देश का सारे विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर। फिर है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, जो पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बच्चों। तो 1872 में सबसे पहले पहली जनगणना शुरू की गई थी, और उसके बाद में जो लगातार प्रति 10 वर्ष के बाद में जनगणना की शुरुआत की गई है, वो कब की गई? 1881 में। 1881 में लगातार हर 10 वर्ष के बाद में दशकीय जनगणना की शुरुआत कर दी गई थी, जबकि सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद में जो जनगणना की शुरुआत हुई है, वो कब हुई है? 1881 में की गई है। इसके पश्चात हम चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़ है ये। कितनी है? लगभग 121 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या में क्या हुई थी? कमी आई थी, ऋणात्मक स्थिति रही थी। कमी आई थी, कब हुई थी? 10 वर्षों में, 11 से 21 के दशक में। तो ये प्रश्न में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि किस दशक में जनसंख्या में कमी हुई थी, तो आपको बताना है 11 से 21। 1911 से 1921 के मध्य में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई थी। और 1918 से 19 के बीच में जो कमी आई थी जनसंख्या वृद्धि में 1911 से 21 में, तो उसका एक कारण था, बहुत बड़ा कारण था। क्या कारण था? कि जो 1918 और 1919 है, इस दौरान इस वर्ष में इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई थी भारत में, जिसकी वजह से हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस मृत्यु की वजह से जनसंख्या में कमी आ गई थी। जब ये डेटा प्रस्तुत किए गए थे 1911 से लेके 1921 के मध्य, तब हमें ये पता चला है कि ये जनसंख्या कम हुई है। फिर है 1961 से 1971 का टाइम, ऐसा टाइम था, ये 10 वर्ष ऐसे थे जिसमें जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी, अर्थात सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसमें कब कितनी रही है? 24.8% दर से ये वृद्धि हुई है। और 1961 से 1971 का जो दशक रहा था, इसमें ये वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी। देखिए, कुछ एक सारणी है, इस सारणी के माध्यम से हम लगातार जो वृद्धि दर हो रही है, वो हम देख सकते हैं कि जनसंख्या किस तरह से लगातार बढ़ रही है। तो हम शुरुआत की बात करते हैं 1901 की बात। तो 1901 में जो जनसंख्या थी, भारत की कुल जनसंख्या लाखों में 238 लाख जनसंख्या थी 1901 में। और वृद्धि दर अगर हम बात करते हैं, वार्षिक गुणात्मक वृद्धि दर, ज्यामितीय वृद्धि दर, तो ये औसत कितनी रही? ऋणात्मक रही, कोई वृद्धि दर नहीं रही। और दशकीय वृद्धि दर का प्रतिशत हम देखते हैं, तो ये भी ऋणात्मक रही, इसमें कोई वृद्धि दर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद आ जाता है 1911। जैसा कि अभी हमने देखा है कि 11 से 21 वाला जो समय था, वो कैसा था? तो 1911 में लाखों में जो वृद्धि दर हम देखते हैं, तो वो 252 लाख रही है। और इसमें जो प्रतिशत रहा है, वो कितना रहा है? 0.56% औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है। और दशकीय प्रतिशत कितना रहा है? ये रहा है आपके 5.8% दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर रहा है। फिर 1921 की हम बात करें, तो 21 का एक वर्ष ऐसा रहा था जब 1921 में 251 लाख, तो इसकी वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। और ये जो प्रतिशत में वृद्धि दर रही, वार्षिक वृद्धि दर, वो -0.03 रही थी। और इसका दशकीय प्रतिशत भी -0.03 रहा। साथ ही 1931 में देखते हैं, 31 में भारत की कुल जनसंख्या 279 279 लाख रही। और इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 1.04। और दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है? ये रही है 11%, 11.0। फिर है 1941 में 319 लाख जनसंख्या रही।
और इसमें जो प्रतिशत वृद्धि दर रही, वार्षिक वृद्धि दर, वो रही 1.33 और इसका जो दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर रही है वो रही है 14.2%। फिर 1951 की देखें तो 1951 में 361 लाख जनसंख्या वृद्धि दर रही है और 1.25 वार्षिक वृद्धि दर रही है और दशकीय वृद्धि दर रही है 13.3%। फिर 1961 की बात कर सकते हैं। 61 में देखिए 439 लाख जनसंख्या वृद्धि दर रही है और इसमें 1.96 वार्षिक वृद्धि दर रही और साथ ही दशकीय वृद्धि दर कितनी रही, 21.5% दशकीय वृद्धि दर रही। 1971 की हम बात करें तो 548 लाख जनसंख्या में वृद्धि हुई और 2.22 वार्षिक वृद्धि दर रही और साथ ही साथ दशकीय वृद्धि दर 24.8% रही। 1981 में देखिए 686 लाख जनसंख्या वृद्धि दर रही और 2.20 इसमें वार्षिक वृद्धि दर रही और 24.7% इसमें दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई। फिर है 1991। 1991 में देखिए 846 लाख जनसंख्या वृद्धि दर रही और फिर 2.14% 2.14% क्या रही है इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर और 23.9% क्या रही है दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। फिर आता है आपका 2001। 2001 में हम बात करते हैं 1028 वृद्धि दर रही और 1.93 इसकी वार्षिक वृद्धि दर रही और ये रही 21.3 इसकी दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई। फिर 2011 में है आपका 1210 इसकी वृद्धि दर रही और 1.64 इसकी वार्षिक वृद्धि दर और दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगातार हर वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और दशकीय वृद्धि दर में अंतर आता जा रहा है। तो ये एक अनुमान है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से समाज में विभिन्नताएं, असमानताएं देखने को मिलती है। फिर जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार हमारे जो राजस्थान की जनसंख्या है वो कितनी है, 6.86 करोड़ है। लगभग 6.86 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला जो बिंदु आता है वो आता है कि जनगणना 2011 के अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर रही है राजस्थान की वो कितनी रही है, 21.31%। ये दशकीय वृद्धि अर्थात 10 वर्ष में जो वृद्धि दर दर्ज की गई है वो है 21.31%। भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% लोग कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 5.66%। 5.66%, 5.66% लोग राजस्थान में रहते हैं भारत की कुल जनसंख्या का, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद अगला बिंदु आता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए कि भारत के जो सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां निवास करती है वो वाले राज्य है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अकेला एक ऐसा राज्य है जिसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। 19.98 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% हिस्सा है। अकेली भारत की जनसंख्या 16.50% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। फिर है बिहार, जिसमें 8.60% लोग निवास करते हैं, जबकि टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी है वहां की, 10.41 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर है। पश्चिम बंगाल में 7.54% लोग रहते हैं। टोटल जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का 7.54% है, जो कि 9.13 करोड़ यहाँ की कुल जनसंख्या है। और महाराष्ट्र में है 9.28% लोग रहते हैं और जनसंख्या कितनी है, 11.2 करोड़। तो 11.2 करोड़ जनसंख्या है और भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा यहाँ पे रहता है, 9.28% महाराष्ट्र में रहते हैं। इसके बाद आता है जनघनत्व।
तो देखिए जनघनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं वो क्या कहलाता है, जनघनत्व कहलाता है। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं। अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत घनी आबादी निवास करती है, तो वो वहाँ का जनघनत्व हो जाएगा। इसी तरह से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, तो वहाँ जनघनत्व अत्यधिक पाया जाता है। और अगर हम जैसलमेर की बात करते हैं राजस्थान में, तो जैसलमेर का जनघनत्व कम पाया जाता है क्योंकि वहाँ क्षेत्रफल बहुत सारा है लेकिन लोगों की संख्या कम है, तो 1 वर्ग किलोमीटर में वहाँ पर जनघनत्व कम पाया जाता है। इसलिए हर क्षेत्र का जनघनत्व अलग-अलग होता है और ये भी विभिन्नता का महत्वपूर्ण आधार है। तो अब ये देखिए कि किस तरह से जनघनत्व अलग-अलग है। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आ जाता है कि कितना जनघनत्व है, तो 382 व्यक्ति रहते हैं। कहाँ रहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। तो भारत का जनघनत्व कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हुआ? भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार है। देखिए बिहार राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कितना जनघनत्व है इसका? 1102। बिहार का जनघनत्व है 1102। फिर आता है इसके बाद में पश्चिम बंगाल, इसका है 1029 लोग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। फिर राजस्थान आ जाता है, राजस्थान का कितना है? 201। महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 201 प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनघनत्व है। सबसे कम जनघनत्व की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रश्न या तो अधिक का पूछ लिया जाता है या कम का पूछ लिया जाता है। तो सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। कितने हैं? 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। सिर्फ 17 लोग ही 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा? दिल्ली। दिल्ली जो हमारा क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसका जनघनत्व सर्वाधिक है और वो कितना है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 11,297 व्यक्ति बहुत ज्यादा है। तो ये लोग कहाँ निवास करते हैं? हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निवास करते हैं, इसलिए दिल्ली का जनघनत्व सर्वाधिक जनघनत्व है। इसके बाद अब देखिए वर्ष के आधार पर हम जनघनत्व की बात करते हैं। इस सारणी के माध्यम से हमें पता चलता है कि कहाँ पर कितना जनघनत्व है, कितने वर्ष में कौन सा रहा है। तो जो भारत का जनघनत्व है वो देखो 1951 में जो था वो 114 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ कितने लोग रहते थे? 114 लोग ही रहते थे, काफी कम था। और 1961 में ये बढ़कर के कितना हो गया? 139 हो गया, जो कि 1971 में 173 हुआ और 1981 में कितना हुआ? 216 हो गया। फिर उसके बाद में 1991 में हो गया 267। फिर 2001 में जो जनघनत्व था वो था 325। और हम वर्तमान की बात करते हैं 2011, तो 2011 में कितना हो गया भारत का जनघनत्व? 382। इस तरह से लगातार जनघनत्व में वृद्धि होती गई है अगर हम देखते हैं तो। इसके बाद हम आते हैं भारत में साक्षरता। साक्षरता की बात करते हैं तो भारत की जो साक्षरता है तो वो है 74.04% साक्षरता है हमारे देश में, भारत में। इसमें जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो कौन सा है? केरल है। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार राज्य है, जहाँ पे सबसे कम साक्षरता पाई जाती है। अब इसमें देखिए भारत के 7 राज्य में भारतीय औसत 74.04 तो भारत की साक्षरता है। लेकिन इससे नीचे जो है 74.04 से नीचे ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर साक्षरता कम है? तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उसकी साक्षरता कितनी है? तो भारत की औसत साक्षरता से कम है, 69.22% है। 69.22%
कहाँ की साक्षरता है? ये है उत्तर प्रदेश की। फिर आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की साक्षरता कितनी है? 68.74%। 68.74% साक्षरता जम्मू कश्मीर। फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की साक्षरता भी कितनी है? 67.66%। 67.66% साक्षरता कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। झारखंड की साक्षरता देखें, इसमें है 67.63, 67.63% साक्षरता झारखंड। फिर है राजस्थान। राजस्थान की साक्षरता मोस्ट है, ये है 67.06%। राजस्थान की साक्षरता कम है। और राजस्थान के बाद में हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की भी है 66.95%। 66.95% साक्षरता अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अंतिम पायदान पर हम देखते हैं बिहार। बिहार में जनघनत्व ज्यादा है, जबकि जो साक्षरता है वो काफी कम है। और वो कितनी है? 63.82, 63.82% साक्षरता है बिहार की। तो इस तरह से हम देखते हैं साक्षरता का पूरा आंकड़ा। फिर भारत में साक्षरता की दर। भारत में साक्षरता की दर देखिए, 1951 में जो साक्षरता थी वो कितने व्यक्ति साक्षर थे? 18.3% व्यक्ति साक्षर थे। कब? 1951 में। स्वतंत्रता के पश्चात की बात है ये। और उसके बाद में जो पुरुष साक्षरता थी वो थी 27.2% और महिला साक्षरता थी वो 8.9% थी। और इन दोनों का अगर हम अंतर की बात करते हैं, महिला और पुरुष की साक्षरता का अंतर, तो ये देखिए 18.3% साक्षरता का अंतर पाया जाता है महिला और पुरुषों में। इसके बाद अगली बात करते हैं हम 1961 की बात। 1961 में 28.3% व्यक्ति साक्षर थे। टोटल व्यक्ति जो थे, कुल व्यक्ति कितने साक्षर थे? 28.3%। और अगर हम इसमें पुरुषों की बात करते हैं तो वो थे 40.4% और महिलाएं थी 15.4% और कुल अंतर था इनमें 25.1% का अंतर देखने को मिलता है। फिर 1971 की बात करते हैं। 1971 में अगर कोई व्यक्तियों की बात करें तो व्यक्ति कितने थे? 34.5% ही व्यक्ति साक्षर थे और 46% इनमें पुरुष और 22% महिलाएं साक्षर थी। और साथ ही साथ दोनों का अंतर निकालते हैं तो 24% का दोनों में डिफरेंस आ जाता है, दोनों में अंतर आ जाता है महिला और पुरुष की साक्षरता में। लेकिन आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे दोनों के अंतर में कमी आ रही है। फिर 1981 की हम बात करते हैं तो 43.6% कुल व्यक्ति साक्षर थे 1981 में, जिसमें 56.4% पुरुष साक्षर थे और 29.8% महिलाएं साक्षर रही है और 26.6 का इनमें अंतर देखने को मिलता है। फिर आता है 91 का वर्ष। 1991 में 52.2% कुल व्यक्ति साक्षर रहे हैं, उनमें पुरुष 64.1% रहा है और महिला वर्ग 39.3% साक्षर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका जो अंतर रहा है वो रहा है 24.8% का इनका अंतर रहा है महिला और पुरुष की साक्षरता में। अगला जो आंकड़ा हमारे पास है वो 2001 का है। तो 2001 में देखिए 65.4%, 65.4% व्यक्ति क्या थे? साक्षर थे, जिनमें से 75.9 पुरुष साक्षर और 54.2 महिला साक्षर रही है और 21.7 क्या रहे हैं? दोनों में अंतर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कुल साक्षरता, महत्वपूर्ण है ये। 74.4% कुल साक्षरता रही है। साक्षरता में बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन अभी बहुत अच्छी नहीं हुई है। और इसमें 82.14% तो पुरुष साक्षर रहे हैं, जबकि महिला साक्षरता कितनी रही है? 64.46%। और दोनों में जो अंतर देखने को मिलता है महिला और पुरुष की साक्षरता में वो है 16.68% का अंतर देखने को मिलता है। इस तरह से हम हर वर्ष के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस तरह से साक्षरता में वृद्धि हुई है और महिला पुरुष की साक्षरता में क्या परिवर्तन आया है और किस तरह से साक्षरता के जो अंतर देखने को मिलता है महिला और पुरुष में वो किस तरह से कम होता गया है। फिर हम बात करते हैं स्त्री पुरुष अनुपात की, अर्थात लिंगानुपात की बात करते हैं। तो लिंगानुपात क्या है, किसे कहते हैं लिंगानुपात? तो इसकी एक परिभाषा है जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछ ली जाती है
तो 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या होती है, हम उसे क्या कहते हैं? लिंगानुपात या फिर स्त्री पुरुष अनुपात कहा जाता है। मान लो 1000 पुरुष है और 1000 के पीछे 900 महिलाएं हैं, तो वो 900 क्या हो गया? किसी भी जगह का एक लिंगानुपात डिसाइड हो गया है। तो देखिए, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। और 1901 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 972 लिंगानुपात रहा है 1901 में। उसके बाद में 2001 में जो लिंगानुपात रहा भारत का, वो रहा 933। फिर 2011 की हम बात करते हैं तो वर्तमान में लिंगानुपात कितना है? 940। कुल 1000 पुरुष है और महिलाएं कितनी है? 940 है। तो कम है, काफी लिंगानुपात कम है, इसमें सुधार की बेहद जरूरत है, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं आकार और जनसंख्या। इसके पीछे जो कारण है ग्रामीण और नगरीय विभाजन की, अगर हम विभिन्नताओं की बात करते हैं तो पहली विभिन्नता देखने को मिलती है आकार और जनसंख्या की दृष्टि से, कि जो आकार है, गांवों का आकार और शहरों का आकार दोनों में अलग अलग विभिन्नता है। जो ग्रामीण परिवेश होता है वो अपने आप में बहुत विस्तृत होता है, बहुत व्यापक होता है, जबकि जो शहरी शहरी परिवेश होता है वहाँ जनसंख्या ज्यादा होती है, लेकिन इतना ज्यादा फैलाव क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं होता है। ग्रामीण परिवेश का क्षेत्रफल बड़ा हो सकता है और शहरी जो क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल कम होता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व गांवों में क्या होता है? गांवों में कम होता है और शहरों में ज्यादा होता है। तो आकार की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो गांवों का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत ज्यादा होता है और जनसंख्या क्या होती है? कम होती है, जबकि शहरों का क्षेत्रफल कम होता है और वहां की जनसंख्या ज्यादा होती है। जनसंख्या की सघनता शहरों में पाई जाती है। विवाह की दृष्टि से देखते हैं विभिन्नता, ग्रामीण और नगरीय विभाजन, विवाह, परिवार और नातेदारी। तो अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है ग्रामीण और नगरीय में। ग्रामीण परिवेश में विवाह की आयु क्या होती है? जल्दी विवाह कर दिया जाता है, कम होती है, जबकि जो शहरी परिवेश होता है वहाँ एक बालक के विवाह की आयु ज्यादा होती है बड़ा होने के बाद, और वो जब कोई व्यवसाय रोजगार में लग जाता है और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जब किसी व्यक्ति का विवाह होता है। और परिवार जो है वो गांव में तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, जबकि जो नगर है वहां पर एकाकी परिवार अधिकांशतः देखने को मिलते हैं, संयुक्त परिवार वहाँ नहीं होता है। फिर है नातेदारी की बात करें तो नातेदारी जो है विभिन्न प्रकार के रिश्ते नाते निभाना, वो गांव में एक अच्छी परंपरा है। गांव के लोगों के पास समय होता है, वो एक दूसरे को समय देते हैं और वहाँ की नातेदारी व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होती है। जबकि इसके विपरीत हम शहरों की बात करते हैं, शहरों की जिंदगी में भागदौड़ रहती है, समय का अभाव रहता है और वहाँ नातेदारी में औपचारिकताएं ज्यादा होती है, वास्तविक नातेदारी वहाँ पर देखने को कम मिलती है। सिर्फ रक्त संबंधों को ही थोड़ा महत्व दिया जाता है। अन्य संबंध जो होते हैं द्वितीयक संबंध, उनको कम महत्व दिया जाता है, जबकि ग्रामीण परिवेश में सभी प्रकार के रिश्ते नातों को बहुत दिल से निभाया जाता है। फिर हम आर्थिक संस्थाओं की बात करते हैं। जो गाँवों में आर्थिक संस्था होती है महत्वपूर्ण, वो कृषि प्रधान गाँव होते हैं। गाँव के जो लोग होते हैं उनका महत्वपूर्ण जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है? कृषि होता है। कृषि आजीविका का साधन होता है और कृषि के आधार पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही साथ उनमें कुछ काश्तकारी हो या फिर मजदूरी करना, ये सब गाँव के लोगों के पास कार्य करने के लिए होता है। कोई लुहार होता है, सुनार होता है या कोई बढ़ई होता है, खाती होता है। ये सब लोग अपनी कारीगरी से और अपने हस्त उद्योगों से अपना काम पूरा करते हैं। जबकि इसके विपरीत जो शहरी क्षेत्र होता है, तो शहरी क्षेत्र में जो व्यवसाय होता है वो अलग प्रकार का होता है। ज्यादातर लोग सरकारी गैर सरकारी कार्यों में जुड़े हुए होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के उद्योगों में भी कार्यरत होते हैं। तो वहाँ अलग प्रकार का व्यवसाय किया जाता है। तो आर्थिक संस्थाओं में अंतर पाया जाता है ग्रामीण और शहरी परिवेश में। फिर हम बात करते हैं कृषि। जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें कृषि, पशुपालन, जजमानी प्रथा, जातियों का नामकरण व्यवसाय के आधार पर, जैसे लोहार, कुम्हार, सुनार आदि प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है। जो लोहे का काम करता है वो लोहार होगा, जो सोने का काम करता है वो सुनार होता है और जो मिट्टी के घड़े बनाता है वो कुम्हार होता है। अर्थात उनके नाम के आधार पर ही क्या होता है? उनकी जाति, कार्य
करती है और उनके व्यवसाय निर्धारित होते हैं। साथ ही साथ पशुपालन का कार्य सबसे ज़्यादा गाँव में किया जाता है। और जो जजमानी प्रथा होती है, इससे क्या तात्पर्य है कि जजमानी प्रथा किसे कहते हैं? तो देखिए, जजमानी प्रथा से तात्पर्य होता है कि जब यजमान के यहाँ पर जो कमीन और यजमान 2 तरह के वर्ग होते हैं। तो जो कमीन है वो निम्न वर्ग होता है, वो अपनी सेवाएँ देता है यजमान के यहाँ पर, और यजमान बदले में उसको क्या देता है? उसके बदले में उसको वस्तु देता है। मुद्रा न देकर के वस्तु दी जाती है, तो ये यजमानी प्रथा कहलाती है, जजमानी प्रथा कहलाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये गाँव में सर्वाधिक पाई जाती है। फिर है नगरीय व्यवस्था की हम बात करते हैं, तो नगरों में देखिए जो नगरीय निर्माण है, वहाँ सेवा क्षेत्र प्रमुख होता है और इसमें सेवा के बदले मुद्रा प्रचलित होती है। दोनों में अंतर है। अगर हम गाँव की बात करते हैं तो गाँव में यजमानी प्रथा प्रचलित है, जहाँ पर सेवा के बदले या तो सेवा या फिर किसी प्रकार की कोई वस्तु दी जाती है। देखिए, यजमानी प्रथा इसमें क्या होती है? सेवा के बदले क्या होती है? वस्तु देना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नगरीय निर्माण व्यवस्था, तो इसमें क्या होता है? सेवा के बदले मुद्रा का प्रचलन होता है। नगरीय व्यवस्थाओं सेवा के बदले में मुद्रा का प्रचलन किया जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। जजमानी प्रथा में सेवा के बदले सेवा होती है या फिर सेवा के बदले वस्तु दे दिया जाता है। और ग्रामीण परिवेश में क्या होता है? ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें कोई व्यक्ति अगर सेवा देता है आपके यहाँ पर आकर के, किसी प्रकार का कोई कार्य करता है, तो उसको क्या मिलता है? मुद्रा मिलती है, अर्थात पैसा मिलता है। तो पैसा महत्वपूर्ण होता है इसमें शहरी क्षेत्र में। फिर है व्यवसाय की हम बात करते हैं, तो व्यवसाय में इसमें योग्यता, रुचि आधारित व्यवसाय होता है। ग्रामीण परिवेश में जो कार्य किए जाते हैं, जो सेवा व्यवसाय किया जाता है, वो कैसा होता है? व्यक्ति की जाति कैसे निर्धारित होती है कि वो जो कार्य कर रहा है, अगर वो कुम्हार है, वो घड़े बनाने का काम करेगा। अगर वो सुनार है, वो सोने का काम करेगा। इसी तरह से अगर वो बढ़ई है, खाती है, तो वो खाती का काम करेगा। उसकी जाति भी वैसे ही निर्धारित हो जाती है। जबकि इसके विपरीत जो शहर होते हैं, तो शहरों में व्यवसाय कैसे होगा? शहरों में व्यवसाय योग्यता और रुचि के आधार पर होगा। जाति महत्वपूर्ण नहीं होती है। आप किसी भी जाति के हो, लेकिन अगर आपकी रुचि किसी अन्य कार्य को करने में है, अगर आप ब्राह्मण परिवार में हुए हो लेकिन आपको आर्ट का बहुत शौक है, या फिर विभिन्न प्रकार के मिट्टी के घड़े आप बना सकते हो, मिट्टी की मूर्ति बना सकते हो, तो आप वो कार्य भी कर सकते हो। तो विभिन्न प्रकार की जो आपकी रुचि है, आप उसके अनुसार कार्य कर सकते हो। ऐसा कहाँ पर होता है? ऐसा हम शहरों में देख सकते हैं। साथ ही साथ सेवा क्षेत्र की बात करते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो भी नौकरियां करते हैं, विभिन्न प्रकार की नौकरियां आ जाती है। वो कहाँ की विशेषता होगी? वो आपके शहरी क्षेत्र की विशेषता होगी। ग्रामीण क्षेत्र में सेवा क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण होता है? कृषि महत्वपूर्ण होती है, प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, और प्राथमिक के साथ में पशुपालन रहता है। ये सब महत्वपूर्ण होता है ग्रामीण क्षेत्र में। अगला देखिए, जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है, ग्रामीण और नगरीय की शैक्षणिक संस्थाएं। गाँव में व्यक्ति अपने परिवार से सीखता है, दोस्तों से सीखता है, देख करके सीखता है, मित्र मंडली से सीखता है, और शिक्षा का जो औपचारिक शिक्षा है वो कम मिलती है गाँव में। इसके विपरीत जो शहर है, वहाँ पर औपचारिक शिक्षा का ज़्यादा महत्व होता है। व्यक्ति विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जुड़ता है और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करता है, ऊंची डिग्री प्राप्त करता है, विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्राप्त करता है, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करता है, और उसकी योग्यताओं में लगातार वृद्धि होती जाती है। जबकि जो ग्रामीण परिवेश का एक व्यक्ति होता है, उसके पास साधन संपन्नता नहीं होती है शिक्षा की दृष्टि से, इसलिए वो अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता रहता है। फिर है परिवर्तन, प्रतिमान और मूल्य। हम गांव की बात करते हैं, तो गांव जो है उनमें परिवर्तन बहुत धीमी गति से आता है, क्योंकि वो परंपरागत समाज होता है, और वहाँ पर जो परिवार होते हैं वो अपनी रूढ़ियों, मूल्यों, प्रतिमानों से जुड़े हुए होते हैं। जबकि जो शहरी क्षेत्र होता है, वहाँ परिवर्तन बहुत तीव्र गति से आता है, और वो तकनीकी औद्योगिकीकरण से, प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए होते हैं शहरी क्षेत्र, और वहाँ पर आधुनिकतम सुख सुविधाएं
होती है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और जो प्रतिमान और मूल्य हैं वो गाँव में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रतिमान और मूल्यों की कमी पाई जाती है। साथ ही साथ समरूपता और भिन्नता की भी एक महत्वपूर्ण अंतर देख सकते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर समानताएँ ज़्यादा देखने को मिलती है। लोग सब एक जैसी जीवन प्रणाली पाई जाएगी, एक जैसे नियम, रीति-रिवाज और ज़्यादातर एक जैसे धर्मावलंबी गाँव में देखने को मिलते हैं। और कई कई गाँव तो ऐसे होते हैं जहाँ जातियाँ भी एक समान ही पाई जाती है, जैसे जाट बाहुल्य है या फिर राजपूत बाहुल्य है। इस तरह से जातियों की विभिन्नता भी कम ही देखने को मिलती है। जो बड़े गाँव होते हैं वहाँ पर विभिन्न जातियाँ पाई जा सकती है और उनके रीति-रिवाज, परंपराएँ, त्योहार मनाने का तरीका और उनकी संस्कृति सब एक जैसी होती है गाँव में। जबकि इसके विपरीत अगर हम शहरों की बात करते हैं, तो शहरों की संस्कृति अलग प्रकार की होती है और वहाँ पर क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण होता है, बहुत जनघनत्व होता है, ज़्यादा लोग निवास करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी वहाँ पे रहते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के मतांतरों वाले लोग वहाँ पे पाए जाते हैं। इसलिए वहाँ पर विभिन्नताएँ भी ज़्यादा देखने को मिलती है शहरों में। संबंधों की भिन्नता। हम ग्रामीण और शहरों की अगर तुलना करते हैं तो जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध वो गाँव में अधिक सुदृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। गाँव के जो लोग होते हैं वो सीधे और सरल होते हैं। वो किसी से अगर संबंध रखते हैं तो उसको निभाते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, जल्दी से संबंधों को खराब नहीं करते हैं और उनके संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। इसके विपरीत जो शहर होते हैं, शहरों के लोगों के संबंध कैसे होंगे? औपचारिक होंगे, वहाँ पर सुदृढ़ता कम पाई जाती है अपेक्षाकृत गाँव के, इसलिए संबंध भी जल्दी ही टूट जाते हैं, विखंडित होते हैं। जैसे वैवाहिक स्थिति की हम बात करते हैं, वैवाहिक संबंध की बात करते हैं, तो गाँव में जल्दी से एक बार विवाह विवाह होता है तो वो टूटना टूट नहीं सकता है, वो निभाया जाता है। जबकि इसके विपरीत जो शहरों में जो वैवाहिक स्थिति है वो ऐसी है कि तलाक जैसे का नियम तलाक जैसी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है शहरों में और बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो नाम मात्र के होते हैं, औपचारिकता ही रहती है, वहाँ पर वास्तविक संबंध नहीं पाए जाते हैं शहरों में। गतिशीलता की अगर हम बात करते हैं, तो जो ग्रामीण समाज होता है, वो कम गतिशील होता है अपेक्षाकृत शहरों के। शहरों में परिवर्तन भी तीव्र होता है और गतिशीलता भी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, आधुनिक तकनीक से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, अन्य लोगों से ज़्यादा संपर्क में आते हैं, इसीलिए वहाँ गतिशीलता अधिक पाई जाती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग छोटे से परिवेश में रहते हैं, इसलिए उनकी गतिशीलता कैसी होगी? कम होगी। फिर है सहजता व सरलता। जो गाँव के लोग होंगे, ग्रामीण परिवेश होगा, वहाँ पर सहजता और सरलता पाई जाती है। वो स्वाभाविक रूप से भी सरल और सहज होते हैं, प्रकृति सीधी होती है वहाँ के लोगों की, उनमें छल-कपट नहीं होता है। जबकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उनमें सहजता, सरलता नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है और वो हमेशा अपने लाभ की बात सोचते हैं। दूसरों के लाभ की बात नहीं सोचते हैं शहर के लोग। इसलिए शहरों में लोगों में ज़्यादा तेजपना होता है, चालाकियाँ होती है, बजाय गाँव के। मनोरंजन की दृष्टि से देखें, मनोरंजन के जो साधन होंगे वो भी अलग-अलग प्रकार के होंगे। जो गाँव के लोग होंगे उनका मनोरंजन का साधन कुश्ती, दौड़ और विभिन्न प्रकार की जो खेल से संबंधित प्रतियोगिताएँ हैं और त्योहार ये सब होंगे या फिर पारिवारिक लोग इकट्ठे होते हैं, विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाज निभाते हैं, वो इनके मनोरंजन के साधन होते हैं। जबकि जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं उनके मनोरंजन के साधन अलग-अलग प्रकार के होते हैं, सैर-सपाटा, मूवी जाना और विभिन्न प्रकार के गेम्स करना, ये सब मनोरंजन के साधन कहाँ पाए जाते हैं? शहरों में पाए जाते हैं। और सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सहयोग हम देख सकते हैं, जबकि इसके विपरीत जो शहरी क्षेत्र है वहाँ प्रतिस्पर्धा कठोर पाई जाती है। हर व्यक्ति में होड़ लगी रहती है एक दूसरे से आगे बढ़ने की और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की होड़ शहरों में देखने को मिलती है, जबकि ग्रामीण परिवेश में सहयोग, सामंजस्य, भाईचारे की स्थिति हमें देखने को मिलती है। और अगला है सांस्कृतिक परिवर्तन। जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ क्या होगा? सांस्कृतिक परिवर्तन धीमी गति से होगा, जबकि जो शहरी परिवेश होगा उसका सांस्कृतिक परिवर्तन होगा वो तीव्र गति से होगा।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संस्कृतियों में 2 प्रकार पाए जाते हैं, एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर भौतिक संस्कृति महत्वपूर्ण होती है, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अभौतिक संस्कृति महत्वपूर्ण होती है। तो अभौतिक संस्कृति में मूल्य परंपराएँ होती है जो जल्दी से बदलती नहीं है, जबकि जो भौतिक संस्कृति है वहाँ पर जो भी भौतिक पदार्थ होंगे, जो यातायात के साधन हुए, आपके तकनीकी क्षेत्र में हुआ या किसी भी प्रकार के पंखा और जो हमारे साधन हम यूज़ करते हैं, एसी है, कूलर है, ये सब चीज़ें, घड़ी है, परिवेश है, इन सब चीज़ों को हम भौतिक संसाधन कह सकते हैं। तो इनमें परिवर्तन जल्दी से आता है, बजाए कि इन अन्य मूल्य परंपराओं में परिवर्तन धीमी गति से आता है। इसीलिए जो शहर होते हैं, वहाँ पर भौतिक संस्कृति में तुरंत परिवर्तन आता है, तो समाज भी बदल जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर परिवर्तन कैसे आएगा? धीरे-धीरे आएगा, इसलिए दोनों में अंतर पाया जाता है, शहरी और ग्रामीण परिवेश में। ये थी आज की हमारी कक्षा और इसमें हमने सभी प्रकार की विभिन्नताओं की बात की है और इसमें साक्षरता, लिंगानुपात और जो समाज में जनसंख्या वृद्धि, हमने ये सारी चीज़ें आज डिस्कस की है। साथ ही साथ ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जो विभिन्नताएँ देखने को मिलती है, वो भी हमने आज की कक्षा में पढ़ा है और आशा करती हूँ कि आपको ये जो प्रथम पार्ट है इस 7वें अध्याय का, वो ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इस कक्षा को आप बार-बार सुनिए, समझिए और नोट्स बनाइए और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स दिलाने में ये कक्षा बिल्कुल सहयोग कर पाएगी। इसी के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ। अगली कक्षा में पार्ट 2 में हम पुनः मिलने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।